प्यारे बच्चों, 11th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको विभिन्न भौतिक राशियों के असाई मात्रकों के बारे में बताऊंगा और विभिन्न भौतिक राशियों के मापन को हम वैज्ञानिक संकेतन में और सार्थक अंकों में किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं और सार्थक अंकों से संबंधित महत्वपूर्ण नियम भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज का जो लेक्चर है हमारा न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में हमारी बहुत हेल्प करेगा। न्यूमेरिकल्स मीन्स कि हमारे रसायन विज्ञान में कुछ संख्यात्मक प्रश्न होते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और बोर्ड एग्जाम में लगभग 20% के आसपास संख्यात्मक प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में ये लेक्चर आपकी बहुत मदद करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे चारों ओर की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और हमारी एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस की जा सकती हो, ऐसी कोई भी चीज जो है वो क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। तो द्रव्य के जो गुण धर्म है, जो इनकी प्रॉपर्टीज है, उसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है भौतिक गुण धर्म और दूसरा है उसका रासायनिक गुण धर्म। अब भौतिक गुण धर्म में तो जैसे उसका कलर आ गया, उसकी स्मेल आ गई और उसका गलनांक, क्वथनांक यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, घनत्व जो है, ये सारी चीजें, या उसकी अवस्था है कि ठोस अवस्था, द्रव, गैस अवस्था, ये सारा जो है उसके भौतिक गुणों में आ जाते हैं। जो कि रासायनिक गुणों में उसकी ज्वलनशीलता है, वो उसकी अम्लीय प्रकृति है, क्षारीय प्रवृत्ति है, इस टाइप से जो है ये जो गुण है वो रासायनिक गुण धर्मों में आ जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। तो अब देखिए कि अगर हम इन गुण धर्मों को मापें तो भौतिक गुण धर्म आप डायरेक्ट माप सकते हैं। इसके लिए जो है पदार्थ की पहचान या उसके संगठन में कोई भी परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। कि जैसे हम किसी भी पदार्थ का जो है उसका आयतन मापना चाहें या उसका घनत्व मापना चाहें तो हमें किसी भी प्रकार की रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, उस पदार्थ को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें बिना कोई परिवर्तन किए जो है ये भौतिक गुण धर्मों का मापन कर सकते हैं। जबकि रासायनिक गुण धर्मों को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन होना जरूरी है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे भौतिक गुण धर्मों को मापने के लिए। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से भौतिक राशियों के मापन से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक वस्तु है ए बी और इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। और लंबाई जो है, जैसे मैंने 1 मीटर स्केल लिया, भाई ये इतना मान लेते हैं कि 1 मीटर है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, 5 और 6 मीटर। तो ये जो लंबाई है इस वस्तु की कितनी आ गई? 6 मीटर। तो यहाँ देखिए लंबाई क्या है? एक भौतिक राशि है। क्या है? एक भौतिक राशि है। मीटर क्या है? इस भौतिक राशि का मात्रक है। ठीक, और 6 एक अंक है जो हमें ये बताता है कि इस भौतिक राशि में ये जो मात्रक है ये कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक, ये मात्रक जो 6 बार रिपीट हुआ है, तो ये अंक जो है ये बताता है कि किसी भौतिक राशि में मात्रक कितनी बार जो है वो दोहराया गया है। ठीक है, अब तो इसी तरह से मैं इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कोई भी भौतिक राशि को मैं क्यू लिखता हूँ और वो अंक जो है वो एन लिखता हूँ और मात्रक जो है उसको यू लिखता हूँ। यू फॉर यूनिट, यूनिट मीन्स मात्रक होता है। क्यू फॉर क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स भौतिक राशि होती है। तो इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा जाता है क्यू इज इक्वल टू एन यू। ठीक, तो इसी तरह से आप कोई भी भौतिक राशि लिख सकते हैं। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान मैंने ऐसे लिखा, जैसे 24 किलोग्राम, तो 24 यहाँ पर एन है और किलोग्राम जो है इसका मात्रक है। ठीक, अब एक चीज मैं और बताता हूँ आपको, मात्रकों की पद्धति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट।
मात्रकों की पद्धति या सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है कि ये जितनी भी हमारे पास भौतिक राशियां हैं उन सभी के मात्रकों की एक लिस्ट होती है, एक सेट होता है, एक समुच्चय होता है। ठीक, कि जितनी भी भौतिक राशियां हमारे पास है उन सभी का एक समुच्चय जो है वो क्या कहलाता है, मात्रकों की पद्धति कहलाती है। तो मात्रकों की पद्धति की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है कई सारे मात्रकों की पद्धति हैं, जिसमें से कुछ फेमस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे सीजीएस सिस्टम है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। ठीक, ये लंबाई की इकाई है, ये द्रव्यमान की और ये समय की। लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाई है। इसी तरह से एफपीएस सिस्टम है, फुट, पौंड और सेकंड। ठीक, इसी तरह से एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस फॉर मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक, अब देखिए कि ये जितने भी हमारे पास सिस्टम अवेलेबल जो मैंने यहाँ पर आपके सामने जिक्र किया, उनमें कुछ न कुछ छोटी मोटी कमियां थी या कुछ एक भौतिक राशियों के मात्रक ऐसे थे जिनको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इन सभी की कमियों को दूर करने के लिए सन 1960 में वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ, जिसको हम कहते हैं भार और माप का 11वां सर्व सम्मेलन। उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को स्वीकार किया गया और ये मात्रों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है इसको संक्षेप में हम कहते हैं एसआई पद्धति। वास्तव में जो एसआई शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा के ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट से ड्राइव किया गया है। इसका इंग्लिश में अर्थ होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक, अब ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है इसमें 7 तो आधार मात्रक हैं और 2 पूरक मूल मात्रक हैं। ठीक, क्या बताया मैंने, एसआई पद्धति में 7 तो आधार मात्रक है और 2 मूल पूरक मात्रक है, और बाकी जो राशियां हैं जैसे गति, आयतन, घनत्व वगैरह, इन राशियों के जो मात्रक है वो इन्हीं से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं, जिसमें से कुछ व्युत्पन्न जो भौतिक राशियां उनको स्पेशल नाम भी दे दिए गए जिनको हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ देखिए कि जो 7 आधार मात्रक है वो कौन से हैं, कि वास्तव में हमारे पास 7 आधार भौतिक राशियां हैं जिनके गुणा भाग करके हम और जो है भौतिक राशियां व्युत्पन्न करते हैं। तो ये 7 भौतिक राशियां कौन सी है, पहले तो इनको अच्छी तरह से हमें देख लेना चाहिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिक तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। तो लंबाई की जो मात्रक है वो है मीटर और इसका प्रतीक है स्मॉल m। इसी तरह से द्रव्यमान का किलोग्राम, स्मॉल kg, और समय का मात्रक है सेकंड, स्मॉल s से लिखते हैं, और विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, कैपिटल A लिखते हैं। उष्मागतिक तापक्रम या जिसको सीधा हम तापमान कह देते हैं तो उसका मात्रक केल्विन, कैपिटल K। पदार्थ की मात्रा को हम मोल कहते हैं। ठीक, और ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो मोल है और ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है वो कैंडेला है। इसी तरह से जो 2 पूरक मूल मात्रक है उसमें से जो कोण का मात्रक जो है वो रेडियन होता है और एक घन कोण होता है, घन कोण का जो मात्रक है वो स्टेडियन होता है। तो आपने ये सभी मात्रक अच्छी तरह से याद रखने और इनके सिंबल याद रखने हैं, और सिंबल जो मैंने यहाँ पर लिखे वही आपने यूज करने हैं। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, सेकंड का सिंबल अगर SEC लिख देते हैं ऐसे, या S लगा करके आगे बिंदी लगा देते हैं, या कैपिटल S लिख देते हैं, ये सारे गलत हैं। ठीक है, आपको जो यहाँ पर बताए गए हैं उसी फॉर्म में जो है सिंबल यूज करने हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप पूरा नाम लिखते हो तो आप पूरा SECOND लिख सकते हो, लेकिन अगर आप सिंबल लिखते हो तो SEC सिंबल गलत है। ठीक है, अब आगे आता है एसआई मात्रकों की परिभाषाएं। अब देखिए कि एसआई के अंदर जितनी भी परिभाषा दे रखी है, जितने भी मात्रक डिफाइन किए गए हैं वो अच्छी तरह से परिभाषित किए गए हैं, ताकि अब देखिए एसआई ने जितने भी मात्रक दिए हैं वो सभी अच्छी तरह से परिभाषित हैं।
तो इनमें से जो मूल मात्रक है उनकी परिभाषाएं हमारे सिलेबस में है, उनको हम फटाफट पढ़ लेते हैं कि 1 मीटर जो है इसको किस तरह से परिभाषित किया गया है कि अगर लाइट यानी प्रकाश जो है परम निर्वात का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर हवा भी ना, बिल्कुल खाली जगह, उसको निर्वात बोलते हैं। निर्वात में 1 सेकंड के 299, 792, 458 इतनेवें हिस्से, यानी 1 सेकंड का इतनेवें हिस्से में लाइट जितनी दूरी तय करती है ना, प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, वो दूरी जो है किसके बराबर है? 1 मीटर के बराबर है। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में लिखी है मैंने। प्रकाश द्वारा परम निर्वात में 1 सेकंड के इतनेवें भाग में तय की गई दूरी जो है वो क्या है? 1 मीटर है। ठीक। अब आगे दूसरी परिभाषा आती है किलोग्राम की। अब किलोग्राम को परिभाषित करने के लिए देखिए कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, उसके पास सेवर्स नाम की एक जगह है जहां पर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट का एक ऑफिस है। तो वहां पर क्या है कि एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है, एक नमूना रखा हुआ है, ठीक, जो प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु का बना हुआ है। ठीक, क्या बताया मैंने? पेरिस के पास सेवर्स नाम की जगह है जहां पर अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट है। ठीक, वेट मतलब भार और मेजरमेंट मतलब मापतोल, कि अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो है वहां पर। ठीक है, वहां पर एक प्लेटिनम इरेडियम धातु का बना हुआ एक इस तरह से जो है बेलन रखा हुआ है। उस बेलन का जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर है? 1 किलोग्राम के बराबर है। ठीक, इसके अलावा व्यवहार में हम 1 किलोग्राम को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम के बराबर होता है। या कार्बन 12 एक परमाणु होता है, उसके इतने परमाणु 5.0188 गुणा 10 की पावर 25 परमाणुओं का मिलकर के जितना द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर है? 1 किलोग्राम के बराबर है। ओके, अब देखिए 1 सेकंड की परिभाषा काफी आसान है कि एक परमाणु घड़ी होती है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताती है। उसमें सीजियम का क्रिस्टल होता है, सीजियम के परमाणु जो है वो कंपन करते रहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि सीजियम का परमाणु जो है 91, 92, 63, 17, 70 इतनी कंपन बनाने में जितना समय लेता है ना वो किसके बराबर होता है? 1 सेकंड के बराबर होता है। कि परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु जो है इतने कंपन करने में जो जितना समय लेता है वो किसके बराबर है? 1 सेकंड के बराबर है। अब आगे 1 एम्पीयर को डिफाइन किया। 1 एम्पीयर को मैं देखिए चित्र बना के समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास 2 बहुत लंबे चालक तार है ये। ठीक, और ये काफी लंबे हैं, इनफाइनाइट इनकी लेंथ है, तो इसलिए मैंने आगे डॉटेड दिखा दिए हैं। ठीक, और इनको अगर हम 1 मीटर की दूरी पर रखें, ठीक, और इन दोनों में क्या है कि समान मात्रा में विद्युत धारा जो हम गुजार देते हैं, तो यदि ये एक दूसरे को 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन इस बल से जो है, ये अगर इन दोनों के बीच में इतना बल जो पैदा हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि इनमें से जो बह रही विद्युत धारा है वो कितनी है? 1 एम्पीयर है। तो एक बार फिर से देखिए कि हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पीयर वो विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे लंबे और समांतर तारों के बीच में प्रवाहित होने पर प्रति इकाई मीटर मीन्स कि 1 इकाई मीटर में एक दूसरे के बीच में इतना बल पैदा कर दे। ठीक, वो विद्युत धारा जो है किसके बराबर है? 1 एम्पीयर के बराबर है। अब हम बात करते हैं 1 केल्विन की। ये 1 केल्विन जो है वो तापमान का मात्रक है। तो 1 केल्विन की परिभाषा समझने से पहले हमें जल का त्रिगुण बिंदु समझना होगा। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जिसको हम कहते हैं जल का त्रिगुण बिंदु, क्या होता है कि ये एक ऐसा तापमान है जहां पर जल तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस
तीनों में एक साथ एग्जिस्ट करता है, एक साथ पैदा होता है। तो आप कहोगे सर ऐसा तो हमने कोई देखा ही नहीं आज तक। तो वास्तव में धरती पर जो दबाव है हवा का, वो एक एटमॉस्फेयर का दबाव हम कहते हैं। अब ये दबाव जो है काफी ज्यादा है, इतने ज्यादा दबाव पर ये चीज जो है हम महसूस नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये दबाव बहुत ही कम कर दे, ठीक, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक। और तो अभी आप बस इतना याद रख लीजिए कि 0.01 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये तापमान जल का त्रिगुण बिंदु होता है, ठीक। तो इस तापमान का 273.16वां हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, 1 केल्विन। ध्यान रखना यहाँ पर 273.15 नहीं करना, 16 ही करना है, ठीक। तो जल के त्रिगुण बिंदु के 1/273.16वें भाग को हम क्या कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं। और एक मोल, इसको तो हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ये पदार्थ की मात्रा की इकाई है। और जैसे एक दर्जन का आपने नाम सुना है, एक दर्जन क्या होता है, 12 चीजों का समूह होता है, ठीक। 12 केले हैं तो एक दर्जन केले हैं, 12 पेंसिलें तो एक दर्जन पेंसिलें हैं। तो जैसे 12 चीजों के समूह को हम एक दर्जन कहते हैं, ठीक उसी तरह से 6.023 गुणा 10⁻23 इतने कणों के समूह को हम क्या कहते हैं, उन कणों का एक मोल कहते हैं, ठीक। तो वास्तव में कार्बन 12 परमाणु के का अगर हम 0.12 किलोग्राम ले लेते हैं तो उसमें जो है परमाणुओं की इतनी संख्या होती है, ठीक है। और इसको हम आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। समझ गए बात को। तो अभी आपने इतना याद रखना है कि इतने कणों के समूह को हम क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। और कैंडिला, कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक। अब देखिए कि कैंडिला को भी एक एसआई के मानक स्रोत के आधार पर परिभाषित किया गया है कि ये एसआई का एक मानक स्रोत है जिसका तापमान जो है प्लेटिनम के गलनांक के बराबर है। जिसका टेम्परेचर किसके बराबर है, प्लेटिनम के गलनांक के बराबर है। इसका एक जगह से मुंह खुला होता है, ठीक। और ये जो खुला मुंह जो है इसका 1 वर्ग सेंटीमीटर अगर हम लें तो यहाँ से जो ज्योति तीव्रता इसकी होती है ना, उसका 60वां हिस्सा जो है वह एक कैंडिला के बराबर होता है, ठीक। कि मानक स्रोत का जब तापमान प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो और इसके खुले मुख का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तब जो ज्योति तीव्रता होता है उसका 60वां हिस्सा जो है वो एक कैंडिला के बराबर है। अब कई बच्चे कहेंगे सर कि इसमें एनसीईआरटी बुक में तो कुछ और परिभाषा दे रखी है। वास्तव में ये परिभाषा मैंने मध्य प्रदेश के एक स्कूल में, वहाँ की गवर्नमेंट बुक्स होती थी, अब तो वो चेंज हो गई है। जो पहले जो बुक लगती थी ना, उसमें मैंने डेफिनेशन देखी थी, मुझे आसान लगी इसलिए मैंने नोट कर लिया था इसको, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश बोर्ड की जो ओल्ड सिलेबस की बुक है वहां से मैंने ये परिभाषा ली है, ठीक है। अब देखिए कि एसआई ने एक काम और आसान कर दिया है कि जैसे हमें लंबाई का मात्रक हमें मीटर 1 ही याद रखना है, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि हमें बहुत बड़ी कोई वस्तु मापनी पड़ जाए, जैसे कि मात्रक 1 मीटर काफी छोटा महसूस हो, ठीक। तो हम 1 मीटर मात्रक की बजाय कुछ बड़ा मात्रक लेना चाहें तो इसको 10 से गुणा कर दो, ठीक है। 10 मीटर का एक मात्रक बना लो। तो 10 मीटर का जो मात्रक होता है, 10 को यहाँ पर एसआई ने एक स्पेशल नाम दे दिया, डेका, ठीक है। 10 को क्या नाम दे दिया, डेका। तो ये एक नया मात्रक जो बनाएंगे जो 10 मीटर के बराबर होगा उसको हम कहेंगे डेका मीटर, ठीक। अगर हमें कोई और ज्यादा लंबी लेंथ मापनी हो, जैसे मान लीजिए कि हमें हमारे खेत की लंबाई मापनी हो, ठीक है, 3-4 खेत हमारे साथ में लगातार है, तो उसको जो है एक 100 मीटर का मात्रक बना लेते हैं। अब 100 को भी स्पेशल नाम दे दिया इन्होंने, हेक्टो। इसी तरह से मान लीजिए हमें 2 शहरों के बीच की दूरी मापनी हो, वो तो काफी हो जाएगी, 1 मीटर को 1000 से गुणा कर लो,
ठीक है, तो 1000 का नाम इन्होंने स्पेशल दे दिया किलो। ठीक, तो 10 की पावर 2 का मतलब आपको पता है 100 हो गया। 10 की पावर 3 का मतलब 1 के आगे 3 जीरो। 10 की पावर 6 का मतलब 1 के आगे 6 जीरो है। ठीक है, तो अब जो ये संख्याएं हैं 10, 100, 1000, ये क्या कहाँ लगती है? मात्रक से पहले लगती है, और जो चीज पहले लगती है ना उसको बोलते हैं पूर्व लगन। ठीक, जो चीज पहले लगती है उसको बोलते हैं पूर्व लगन। और जो पूर्व लगन है उनके स्पेशल नाम आपको यहाँ से याद करने हैं। 10 का मतलब डेका, 100 का मतलब हेक्टो। अब एक चीज और बता देता हूँ, सिर्फ मीटर के लिए नहीं है। मान लिया कि द्रव्यमान की इकाई जो है वो क्या है हमारे पास, ग्राम है। ठीक, और हमें ज्यादा द्रव्यमान मापना हो तो किलोग्राम हम यूज कर सकते हैं, यानी 1000 से गुणा कर दो उसको। ठीक, और इसी तरह से अगर जैसे शक्ति है, शक्ति का मात्रक मान लेते हैं हमारे पास SI में वाट होता है, और बहुत ज्यादा विद्युत शक्ति हमें मापनी हो या कोई भी शक्ति मापनी हो तो उसको हम मेगावाट जो है बड़ा मात्रक ले सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये जो पूर्व लगन है किसी भी मात्रक से पहले लगाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मीटर या किलोग्राम से पहले लगाओ, किसी से भी पहले लगाए जा सकते हैं। ठीक, तो बड़े मात्रकों के लिए याद रखने अपने 10 के लिए डेका, 100 के लिए हेक्टो, 1000 के लिए किलो, 10 की पावर 6 के लिए मेगा, 10 की पावर 9 के लिए गीगा, 10 की पावर 12 के लिए टेरा, 10 की पावर 15 के लिए पेंटा, 10 की पावर 18 के लिए एक्सा, 10 की पावर 21 के लिए जेटा, और 10 की पावर 24 के लिए योटा। और इनके संकेत को भी बड़े अच्छी तरह से आपने याद रखना है। ठीक, अब देखिए कि अगर हमारे पास मात्रक जो है कुछ कोई भौतिक राशि बिल्कुल छोटी हो तो उसका मात्रक हमें छोटा करना पड़ेगा। तो इसी तरह से 10 से 100 से 1000 से हम भाग देंगे। ठीक, 10 की पावर -1 का मतलब 1/10। 10 की पावर -2 का मतलब 1/10 की पावर 2 यानी 1/100, 1/1000। ठीक, इसी तरह से चलते रहेंगे। ठीक, तो 10 की पावर -1 के लिए पूर्व लगन यूज करते हैं डैसी, संकेत है स्मॉल डी, और डेका का है DA। इन दोनों को ध्यान से देखना आपने। ठीक है, दोनों मिक्स मत कर देना इनको। इसी तरह से 10 की पावर -2 के लिए सेंटी, 10 की पावर -3 के लिए मिली, 10 की पावर -6 के लिए माइक्रो, 10 की पावर -9 के लिए नैनो, 10 की पावर -12 के लिए पिको, 10 की पावर -15 के लिए फेमटो, 10 की पावर -18 के लिए एटो, 10 की पावर -21 के लिए जेप्टो, और 10 की पावर -24 के लिए ग्योक्टो। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन। जो हम केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे उसमें हमारा ये टॉपिक जो बहुत ही हेल्प करेगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, और वैज्ञानिक संकेतन में लिखी हुई संख्याओं को हम किस तरह से उनकी गुणा कर सकते हैं, किस तरह से भाग कर सकते हैं, किस तरह से उनको जोड़ घटा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है। कितनी है? 2 ग्राम हाइड्रोजन। अगर उसमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या देखें तो हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या इतनी है। ठीक, 6022, और इसके आगे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतने जीरो है इसके आगे। ठीक, या तो हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं होती है, या फिर कई बार बिल्कुल छोटी संख्या होती है। जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉइंट के आगे 23 जीरो लग के फिर 166 इतने ग्राम, यानी बहुत ही छोटी संख्या होगी। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या और इतनी छोटी संख्याओं के साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनको हम एक स्पेशल नोटेशन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए कि जैसे इस संख्या में कहीं भी डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब इसके लास्ट में डेसिमल है, दशमलव जो इसके लास्ट में है। तो इस दशमलव को मैं एक नॉन जीरो के, एक अशून्य अंक के बाद में लगाता हूं। ठीक, यानी एक ऐसा अंक जो शून्य ना हो उसके आगे हमें दशमलव लगाना होता है। उसके बाद 0 2 2, ठीक, आगे तो सारे जीरो ही है, लास्ट वाले 0 दशमलव के बाद छोड़ देते हैं, गुणा में 10 की पावर। अब देखिए कि इस पॉइंट को हमने कितने स्थान तक किया, देखिए यहां से जंप करवा के और यहां ले आए। ठीक,
तो जितने अंकों के ऊपर से इसने जंप ले लिया उतना ही 10 की पावर आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। ठीक, तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.022 गुणा 10 की पावर 23। अब आप बताइए कि ये संख्या आसान है पढ़ना है या फिर ये आसान है? नेचुरल सी बात है कि नीचे वाली फॉर्म आसान है। तो ये जो इस तरह से हम एक नॉन जीरो के बाद दशमलव लगा करके बाकी जो दशमलव स्थान है इस तरह से 10 की पावर में लगा देते हैं, तो ये जो इस तरह का जो रूप है ना, ये क्या कहलाता है? वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। ठीक, अब बहुत छोटी संख्याओं को कैसे करेंगे? इसका भी दशमलव जो है यहाँ से जंप करवा के और एक नॉन जीरो के बाद में यहाँ रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए कि संख्या इतनी बड़ी थी, उसको डेसिमल लगाए एक के बाद तो संख्या छोटी हो गई। छोटी होगी तो 10 की पावर हमें बड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी प्लस में जाएगी पावर। अब देखिए कि इतनी छोटी संख्या है, इसको दशमलव अगर यहाँ ले जाऊंगा तो संख्या तो बड़ी हो जाएगी, 1.66 से तो बड़ी होगी। 10 की पावर अब हमें छोटी करनी पड़ेगी, माइनस में रखनी पड़ेगी। ठीक, और जितने अंकों के ऊपर से आपने डेसिमल को दशमलव को जंप करवाया उतने ही यहाँ पर पावर लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 2 23 और 1 4 24 -24 ग्राम। ठीक, अब ये -24 का मतलब ये नहीं है कि द्रव्यमान नेगेटिव हो गया। द्रव्यमान नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। -24 का मतलब है कि ये अगर इसको हम लिखे तो 1.66 और बटे में 1 के आगे 24 जीरो ऐसे। ठीक, या फिर इसका मतलब पावर अगर माइनस किया तो इसका मतलब संख्या 1 से छोटी है। ठीक है, नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखना इसको। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखते समय अगर संख्या बड़ी है तो पावर किस में आएगी? प्लस में। और संख्या अगर 1 से छोटी है तो ये जो पावर है किस में आएगी? माइनस में। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट को अगर आप राइट में सरकाओगे तो ये नेगेटिव, वापस लेफ्ट में लेके आओगे तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। तो जो चीज मैंने आपको समझाई है वो नोट्स में लिख दी मैंने कि बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं को निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये थोड़ा सा कट हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं n गुणा 10 की पावर n। यहाँ पर n एक दशमलव संख्या है जिसका मान 1.000 से 9.999 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं डिजिट टर्म। ये जो शुरू में एक नॉन जीरो के बाद दशमलव लगा के जो संख्या बनाई थी उसको क्या कहते हैं? डिजिट टर्म। ठीक, और जो n है ये 10 की घात आती है। ठीक, उदाहरण मैंने आपको लेके बताई दी है। अब देखिए कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन वैज्ञानिक संकेतन में जो संख्याएं लिख रखी है उनकी गुणा भी करनी पड़ेगी, भाग भी करना पड़ेगा, जोड़ घटा भी करनी पड़ेगी। तो वो सीख लेते हैं। यहाँ पर जस्ट 2 मिनट का काम है कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या 5.6 गुणा 10 की पावर 5। इसको हमें गुणा करनी है 6.9 गुणा 10 की पावर 8 से। अगर इसको गुणा करनी है तो जो डिजिट टर्म होती है हमारी, यानी जो दशमलव वाली संख्या होती है, इनको अलग गुणा कर लो। ठीक, और जो पावर है उनकी अलग कर लो। ठीक, अब पावर को सॉल्व करते टाइम वही घातांक के नियम लगेंगे जो हम छोटी क्लासेस के गणित में पढ़ते हैं। अब 5.6 और 6.9 इनकी जब हम गुणा करेंगे तो ये गुणा मैंने पहले करके रखी हुई 38.64 आएगी। ठीक, और अब देखिए ये 10 की घात 5 और 10 की घात 8। अब देखिए आधार बराबर हो तो घात आपस में गुणा होते समय जुड़ जाती है, तो 10 की पावर 5 + 8 14 हो जाएगी। ठीक, सॉरी 5 और 8 13 हो जाएगी। ठीक, अभी आ गया 38.64 गुणा 10 की पावर 13। अब देखिए क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है, क्या वैज्ञानिक संकेतन है? सिंपल सी बात है, नहीं है, क्योंकि इस वैज्ञानिक संकेतन में तो एक अंक के बाद दशमलव लगता है।
अब ये दशमलव तो हमारा यहाँ आना चाहिए, चलो यहाँ कर देते हैं 3.864। अब दशमलव सरका दिया अपने लेफ्ट में, इसका मतलब संख्या को आपने कर दिया छोटा, तो इधर घात को करना पड़ेगा बड़ा। तो एक अंक के ऊपर से खुदाया तो यहाँ पर 13 की जगह क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, चलो एक उदाहरण और दे देता हूँ। इस बार आप घात प्लस की बजाय माइनस वाले ले लेते हैं, जैसे 9.8 गुणा 10 की पावर -2। इसको हमने गुणा करनी है 2.5 गुणा 10 की पावर -6 से गुणा करनी है। तो वही चीज है कि जो डिजिट टर्म है उनकी अलग कर लो, और जो घात वाला है उनका हिसाब किताब अलग कर दो बस। 9.8 को 2.5 से करेंगे तो 24.50 आएगा, और ये -2 और -6 जब ऐड होंगे तो कितना आएगा, -8। अब देखिए कि ये जो पॉइंट है ये हम एक डिजिट पहले लेके जा रहे हैं, संख्या को छोटी कर रहे हैं, संख्या को छोटी कर रहे हैं, तो यहाँ पर घात एक प्लस हो जाएगी, -8 + 1 -7 हो जाएगी। ठीक, तो 2.45 गुणा 10 की पावर -7। अब देखिए कि वैज्ञानिक संकेतन में जो संख्याएं निरूपित होती है उनका अगर हमें भाग करना हो तो भी वही घातांक के नियम में लगे, कोई अलग से तो इसका है नहीं। जैसे 2.7 गुणा 10 की पावर -3 को अगर हमें भाग देना है 5.5 गुणा 10 की पावर 4 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.7 भाग में 5.5। 2.7 को 5.5 से भाग दे लेंगे, और 10 की पावर -3, और ये नीचे जो पावर प्लस की ऊपर आएगी तो माइनस की पावर हो जाएगी। और 2.7 को 5.5 से भाग देंगे तो ये भाग जैसे छोटी क्लासेज में देते हैं उसी तरह से आप देख लेना इसको। ठीक है, 0.4909 आ जाएगा। और 10 की पावर, अब देखिए क्योंकि पावर आप ऊपर ले आए ना, अभी गुणा में होगी, तो -3 और -4 जब आधार बराबर गुणा करते समय पावर क्या है, जुड़ जाती है, तो -7 होगी। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भाग करते हैं तो पावर घट जाती है, -3 में से 4 घटेगा तो -7 ही बचेगा। अब देखिए कि ये संख्या अब भी वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है। वैज्ञानिक संकेतन के लिए दशमलव क्या होना चाहिए, एक नॉन जीरो के बाद होना चाहिए, यानी 4.909। यहाँ संख्या को देखिए आपने बड़ा कर दिया तो पावर को घटाना पड़ेगा। -7 में से 1 घटाएंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कि वैज्ञानिक संकेतन में जो संख्या हम निरूपित करते हैं उनका जोड़ और घटा किस तरह से करेंगे। पहले तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैंने एक संख्या ली 6.65 गुणा 10 की पावर 4 और 0.895 गुणा 10 की पावर 4। तो यहाँ खास बात क्या है कि मैंने जो 10 की घात वाला जो फैक्टर लिया इसमें दोनों का सेम घात वाला ले लिया। ठीक, अगर ऐसी घात सेम है ना तो हम क्या है, इसको कॉमन ले सकते हैं। 6.65 प्लस में 0.895 गुणा 10 की पावर 4 कॉमन आ गया। इसका सीधा जोड़ कर लो बस। 6.65 और 0.895 ऐड करते टाइम दशमलव की सीधे में दशमलव आता ही है। 9 और 5 14, 7 और 8 15 और 7, तो ये आ गया आपका 7.545 गुणा 10 की पावर 4। ये देखो ऑटोमेटिक साइंटिफिक नोटेशन में कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे 2.5 गुणा 10 की पावर -2, इसमें से मान लिया मैंने घटाना है 4.8 गुणा 10 की पावर -3। घटाया जोड़ के लिए नियम सेम ही रहते हैं, कोई अलग नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस का निशान होता तो यहाँ माइनस कर देते बस। ठीक, तो अब मैंने जो ये उदाहरण लिया ना, इसमें क्या है कि सर 10 का जो घात है ना ये अलग अलग है, तो अब इसकी घात हमें बराबर करनी पड़ेगी। जब तक हम घात बराबर नहीं करते ना तब तक बात बनेगी नहीं, तब तक हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। जैसे यहाँ 10 की पावर 4 सेम था, कॉमन ले लिया था, यहाँ कॉमन कैसे लेंगे जब तक बराबर नहीं करेंगे।
तो अब देखो कि 2.5 गुणा 10⁻⁻2 है, और इसको जो है मैं 10⁻⁻2 कर देता हूँ, यानी 1 प्लस कर दिए इसमें। -3 को 1 बढ़ाएंगे तो -2, अगर इधर बढ़ाया तो ये कम करना पड़ेगा, तो 0.48 गुणा 10⁻⁻2। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि अगर इधर संख्या हम दशमलव सरका के छोटी कर रहे हैं तो ये घात बड़ी हो जाएगी, और ये अगर सरका करके हम संख्या को बड़ी कर रहे हैं तो छोटी हो जाएगी। अब इसको हमने बड़ा किया तो संख्या को छोटा कर दिया बस। तो अब देखो 2.5 माइनस 0.48 और 10⁻⁻2 आ गया कॉमन। 2.5 में से 0.48 मैंने माइनस करना है, तो 2.02 आ जाएगा ये, गुणा 10⁻⁻2। तो ये ऑटोमेटिक साइंटिफिक नोटेशन में है। अगर नहीं होता तो आप इसको वही डेसिमल हमें पोजीशन उसकी चेंज करनी आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये साइंटिफिक नोटेशन वाला आपने याद रखना है। ठीक, अब आइए इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि सार्थक अंक क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक स्केल है, और इस स्केल की हेल्प से जो है मैं इस वायर की लेंथ मापना चाहता हूँ। ठीक है, और इस स्केल के ऊपर हम लिख लेते हैं कि 0 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्केल है मेरे पास, और ये जो 1 2 3 4 लिखे हैं सेंटीमीटर है ये सारे। ठीक, अब देखिए कि अगर इस वायर की लेंथ है अगर मैं मापना चाहता हूँ तो स्केल के साथ इसको लगाना होगा। बस एग्जैक्टली लगा दिया मैंने। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 6 सेंटीमीटर तो कन्फर्म है कि है ही है, इस पे तो हमारा पूरा विश्वास है। ठीक, ये निश्चित अंक है। लेकिन उसके बाद जैसे ये आधे से थोड़ा सा फालतू चला गया है, तो देखो यहाँ तक आ गया ना ये, तो जैसे इसमें अब हमें अंदाजा ही लगाना पड़ेगा कि 6.5 तो यहाँ 6.66 लगभग 6.7 के आसपास होगा। अब ये जो है 6 तो क्या है, एक निश्चित संख्या है। 6 तो क्या है, निश्चित संख्या, और 7 जो है ये अनिश्चित है। अभी ये हमने अंदाजे से लिखा है। तो इस तरह से मान लेते हैं कि ये तार काफी लंबी होती, तो ऐसे हो सकता था कि 26.7, तो 26 क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है, आगे वाला जो है अनिश्चित हो जाता है। तो जितनी भी निश्चित संख्याएं हैं और एक अनिश्चित, ये सारे मिला करके क्या बनते हैं, सार्थक अंक। क्या बताया मैंने, जितनी भी निश्चित संख्याएं हैं या निश्चित संख्या में जितने भी डिजिट हैं वो, जितने भी अंक हैं वो, और एक अनिश्चित संख्या वाला अंक जो है, ये सभी मिलकर के क्या बनते हैं, सार्थक अंक। तो इस 6.7 में जो है 2 सार्थक अंक है, 6 और 7, यानी आपको अनिश्चित एक ही लेना है। अब देखिए कि मैं अगर ये पैमाना बदल देता हूँ और 5 और 6 के बीच में, यानी 6 और 7 के बीच को अगर मैं 10 हिस्सों में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी स्केल अब आप चेंज कर देते हैं, ये वाला स्केल ले लेते हैं भाई। अब देखिए इसको ध्यान से देखो आप, ये अपन निशानियां लगाया था ना, इसी को ले लेता हूं मैं। ठीक, इस तार को हटा देता हूं एक बार, और यहां पर इस वीडियो को जूम करके देखो आप। अब यहां से देखो कि ये 6 आ गया, 6 पॉइंट, ये बड़ी लाइन आपको पता है 5 की होती है, 6.1 2 3 4 5 6 और 7, 6.7 तक तो बात ठीक है भाई, बिल्कुल कन्फर्म है। अब अगले का अंदाजा लगेगा कि 6.7 और 8 के बीच में है, तो लगभग 6.75। अब इस मापन में क्या है कि 6.7 ये तो हो गए निश्चित।
ठीक। और ये एक हो गया अनिश्चित। तो इस मापन में सार्थक अंक कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक। तो देखिए कि यहाँ सार्थक अंक 2 थे, यहाँ सार्थक अंक 3 है। तो इसमें से आप ज्यादा अच्छा माप किसको मानते हो? इसको मानते हो, इसको मानते हो? नेचुरल सी बात है ये वाला होगा। तो सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी ना, माप उतना ही बढ़िया माना जाता है। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अब यहाँ पर इस सेंटीमीटर के हमने 10 हिस्से कर देते हैं, मिलीमीटर में माप दिया था, अगर उसके भी आगे 10वां हिस्सा और माप सकते तो एक सिग्निफिकेंट डिजिट और आ जाता, एक सार्थक अंक और आ जाता, मापन हमारा और भी ज्यादा शुद्ध हो जाता। ठीक है। तो अब देखिए कि जो सार्थक अंक की मैंने परिभाषा बताई है वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं नोट्स में से, और नोट्स ये आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कि किसी संख्या के वे अंक जिनके द्वारा भौतिक राशि को पूर्णतः उसके यथार्थ मान तक व्यक्त कर सकते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। यानी यथार्थ मान, उसका ओरिजिनल वैल्यू जो है उस तक व्यक्त करने के लिए जो अंक हम यूज करते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंकों में क्या होता है? सभी निश्चित संख्याएं होती है और साथ में एक अनिश्चित संख्या होती है। ठीक। और मापन में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी, मापन जो उतने बड़ी, यानी उसमें अनिश्चितता उतनी कम होती है। ठीक है। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आती है कि सार्थक अंकों को निर्धारित करने के कुछ एक नियम हैं, और ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ये आपके फिजिक्स में भी काम आएंगे। कि अब नॉन जीरो का तो कोई चक्कर नहीं है, गैर शून्य नॉन जीरो यानी जो जीरो ना हो, वो तो सारे सार्थक होते हैं, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे 285 है, इसमें 2, 8, 5 तीनों ही सार्थक है। 0.25 है, इसमें 2 और 5 दोनों ही क्या है? सार्थक है। तो इसमें 3 सार्थक अंक है, इसमें 2 सार्थक अंक है। ठीक। अब समस्या सिर्फ किसकी होती है? जीरो की होती है। ठीक है। नॉन जीरो का तो कोई चक्कर ही नहीं, मैंने यहाँ बताइए। अब जीरो में क्या होता है कि अगर दो गैर जीरो, दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो जितनी भी आएगी वो सार्थक मानी जाएगी। अब जैसे 2.005 है, अब ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, इनके बीच में जितनी जीरो आ गई वो क्या है? सार्थक। तो इसमें 1, 2, 3, 4 सार्थक अंक माने जाएंगे इसमें। ठीक। लेकिन अगर नॉन जीरो से पहले जीरो आती है, नॉन जीरो से पहले अगर जीरो आती है तो ये सार्थक अंक नहीं माने जाते, ध्यान रखना। तो इसमें सिर्फ 2 ही सार्थक अंक है, 5 और 2। इसी तरह से 0.03 नॉन जीरो से पहले जीरो है, इससे पहले कोई नॉन जीरो भी नहीं है। ठीक है। गैर शून्य भी कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों जीरो सार्थक अंक नहीं है, सिर्फ एक, ये 3 ही सार्थक अंक है। तो इसमें सार्थक अंक कितना है? 1, और वो है सिर्फ 3। अब देखिए कि मैंने आपको जीरो के बारे में क्या बताया कि नॉन जीरो से लेफ्ट में जितने भी जीरो है वो सार्थक नहीं मानी जाती, लेकिन अगर 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गई तो वो सार्थक है। ठीक। और अगर नॉन जीरो के राइट में भी अगर जीरो है तो वो सार्थक अंक नहीं है, प्रोवाइडेड दैट कि दशमलव नहीं लगा होना चाहिए। जैसे 100 में सिर्फ एक ही दशमलव है और सिर्फ एक ही सार्थक अंक वह 1, लेकिन अगर आपने यहां दशमलव लगा दिया, ठीक, 100 के बाद दशमलव लगा दिया, तो अब ये सारी जीरो जो है वो सार्थक बन जाएगी। नॉन जीरो से राइट में अगर दशमलव लगा हुआ है तो ये सारी जीरो क्या है? सार्थक अंक मानी जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपने लिख दिया कि 1000.04, तो इसमें सारी जीरो जो है वो सार्थक मानी जाएगी क्योंकि नॉन जीरो के बीच में है। आपने लिखा सिर्फ 1000, तो ये सार्थक नहीं माने जाएंगे। ठीक।
लेकिन आपने लिख दिया 1000.0, तो अब ये 1 2 3 4 सार्थक अंक हो गए। ठीक है। और अगर एक सार्थक अंक के लिए हम वैज्ञानिक संकेतन लिखते हैं तो 100 को हम ऐसे लिखेंगे 1 × 10⁻²। अगर मापन में 2 सार्थक अंक हैं तो 100 को हम कैसे लिखेंगे? अगर ऐसा है तो इसको लिखेंगे कि 1.0 × 10⁻²। ठीक। अगर मापन में 2 सार्थक अंक है तो उसको लिखेंगे 1.0 × 10⁻²। 3 सार्थक अंक अगर शो करने हो तो 1.00 × 10⁻²। यानी है सिर्फ संख्या 100। वैसे जनरल कैलकुलेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम उसमें बात करते हैं कि इसमें सार्थक अंकों में, तो अगर एक सार्थक अंक है तो ऐसे, 2 सार्थक अंक है तो 1.0, यानी ये, क्योंकि जो 10 की घात में जो है ना, ये वाले सार्थक अंकों में काउंट नहीं होते। ठीक। सार्थक अंकों में सिर्फ ये डिजिट टर्म होती है, सिर्फ उसी सार्थक अंक देखते हैं। ठीक है। अब आगे आता है सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना। अब जोड़ने और घटाने के लिए देखो, मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ आपको। जैसे 3.5, 4.43, 6.001। अगर इसका हम टोटल करेंगे तो जैसे मैं यहाँ से देख के लिख देता हूँ। ठीक। ये इसका प्लस है सभी का। अब सार्थक अंकों में क्या करते हैं कि दशमलव के बाद देखते हैं कितने सार्थक अंकों के जोड़ और घटा में हम क्या देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है। तो कम से कम कितना है? कम से कम सिर्फ 1 है। तो उत्तर में भी सिर्फ दशमलव के बाद 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर लेना आपने। तो इसका आ जाएगा 13.9। ठीक। तो जोड़ और घटा के लिए तो ये नियम है कि दशमलव के बाद कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे, सार्थक अंक देखोगे। कम से कम जितने सार्थक अंक है उतने ही आपने उत्तर में लेने। ठीक। और गुणा और भाग में क्या करना है? आपने टोटल देखने हैं। जैसे 2.5 और 1.25 की गुणा किया आपने, 3.125 आ गई। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है 2, यानी यहाँ सार्थक अंक है 2 और यहाँ सार्थक अंक है 3। टोटल देखने हैं। यहाँ दशमलव के बाद का कोई चक्कर नहीं है। दशमलव के बाद सिर्फ देखोगे आप जोड़ और घटा में। गुणा और भाग में क्या देखोगे? टोटल। टोटल इसमें 2, इसमें 3 है। तो कम से कम देखो कितने? 2। तो उत्तर में भी 2 ही मिलेंगे आपको। तो इसमें उत्तर में 3.1 आ जाएगा। ठीक। तो कोई बच्चा कहता है 3.12 लिख दे तो क्या फर्क पड़ेगा? अब देखो, जब आप छोटी क्लासेस में काम कर रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सार्थक अंकों के साथ डील कर रहे हो, अगर इसी पर ही आधारित कोई प्रश्न आपके एग्जाम में है और आपने इस सवाल का आंसर 3.1 की बजाय 3.12 लिखते तो गलत होगा 100%। ठीक है। हाँ, वैसे आप जनरली कुछ काम कर रहे हो जहाँ सार्थक अंकों का कोई विशेष रोल नहीं है, वहां तो आपकी मर्जी है। ठीक है। अब मैं आपको सार्थक अंकों की राउंडिंग करना सिखाता हूँ। राउंडिंग ऑफ यानी उसको निकटतम लाना सिखाता हूँ। अब जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक संख्या 3.8, 1.38 चाहिए। मेरे पास एक संख्या है और मुझे चाहिए सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट ही। इसका मतलब 6 तो मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा कि कोई सवाल मैं ऐसा कर रहा हूँ, कोई सवाल ऐसा हल कर रहा हूँ कि उसके उत्तर में मुझे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ही लेने पड़े। तो ये 3 ही लूंगा। 6 तो मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। 6 ड्रॉप अगर करना पड़ेगा तो अब देखो, संख्या 6 ना 5 से बड़ी है। अगर कोई अंक 5 से बड़ा है तो ये पहले वाला 1 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 1.39। इसको 1 प्लस करते हैं। ठीक। और अगर यही संख्या होती 1.384, यानी ये संख्या क्या होती? 5 से छोटी होती और फिर इसको ड्रॉप करना होता, तो इसको मैं लिखता 1.38। इसको बढ़ाता नहीं, सीधा ही ड्रॉप हो जाता है, सीधा ही भाग जाता है यहाँ से। ठीक है। इसमें कोई बढ़ोतरी आपने नहीं करनी अगर ये 5 से छोटा है तो। यानी जिस डिजिट को, जिस अंक को आपने ड्रॉप करना, वो देखो 5 से बड़ा है तो इसको 1 बढ़ा दो, 5 से छोटा है तो ऐसा कैसा पड़े रहने दो। अब बात आती है कि अगर एग्जैक्टली 5 ही हो तो, जैसे 6.35 है, तो
हमें ये इसको 2 डिजिट तक राउंड करना है, ठीक है, 5 को भगाना है ऐसे। तब देखते हैं कि ये जो 5 हटाने के बाद यहाँ वाली संख्या देखो, ये विषम है तो एक बढ़ जाएगी, और सम है तो ऐसे कैसे रहेगा कि 6.35 है ना, तो 5 हमने इसको हटा दिया, और ये विषम है तो 6.4 हो जाएगी, ठीक। लेकिन अगर ये संख्या है 6.25, अब आपने 5 हटाना है यहाँ से, और ये संख्या देखो क्या है, सम है तो आप इसको नहीं छेड़ोगे, 6.2 लिख दो इसको, ठीक। तो राउंडिंग का तो सिंपल सा हिसाब है कि अगर जो डिजिट ड्रॉप करना 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा दो, 5 से छोटा है तो मत बढ़ाओ, ऐसा कैसा पड़े रहने दो। अगर एग्जैक्टली 5 है और उससे 5 से पहले वाला अंक देखो, अगर विषम है तो बढ़ा दो, सम है तो छोड़ दो, ठीक। तो ये राउंडिंग के रूल है। बाकी आप यहाँ से जब नोट्स में से पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में मैं आपको रसायन विज्ञान की कुछ बहुत ही छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, जैसे द्रव्यमान और भार, आयतन, देखने में आसान लगती है और वैसे तो है भी आसान, लेकिन ये सीखनी बहुत जरूरी है। कई बार ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो कंफ्यूजन पैदा कर देती है, और बच्चे जो है बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को अपनी कमजोरी बना के बैठ जाते हैं। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से इस टाइप की और कई सारी डेफिनेशंस करवाऊंगा, जो आपको हर टाइप में काम देगी और आपका कंसेप्ट जो है स्ट्रांगली बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगी। तो प्यारे बच्चों, मेरा लेक्चर आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।